चलिए गाइस, सबसे पहले तो गुड इवनिंग। ठीक है। ऐसा कोई है जो लास्ट लेक्चर में नहीं था? ओके ठीक है। कुछ वीडियो भेजा था आपको, देखा आपने? नहीं देखा, कोई बात नहीं, चलो। एनीवेज, वही मतलब लास्ट लेक्चर जो अपना किया था उसमें अपन ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया था। क्या किया था अपन ने? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या देखा था, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि अपनी जो कंपनी होती है वो बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है? ठीक है। तो हमारी जो कंपनी होगी वो लॉस मेकिंग कंपनी होगी। तो अब उस लॉस को क्या करने का है? हटाने का है। अब कैसे हटाएंगे? तो हम इंटरनली वे से हटा रहे हैं। मतलब जो लोग अपने पैसा मांग रहे हैं, दैट इज द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, बिल पेबल्स, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उन सबको हम बुलाएंगे और बड़े प्यार से इज्जत से हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि सर अपना पैसा कम कर दो। क्या बोलेंगे अपन? सर अपना पैसा कम कर दो, जो आप पैसा मांग रहे हो उसको कम कर दीजिए, ऐसा अपन बोलेंगे। ठीक है। और वो चाय भी पिलाएंगे, समोसा भी खिलाएंगे, तो वो भी अपन कराने वाले हैं। तब वो लोग मान जाएंगे, वो बोलेंगे ओके सर हम आपका पैसा कम कर देंगे। तब जब वो पैसा कम होगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब उस फायदे के सामने जो मेरा लॉसेस है उसको हटा देंगे। आया समझ में? अब जब मैं लॉसेस हटाऊंगा तो जो भी मुझे फायदा या नुकसान होगा, जो भी गेन या लॉस होगा, फिलहाल के लिए मैं उसको डालूंगा एक टेम्परेरी अकाउंट में। कहां पे डालूंगा? एक, एंड द टेम्परेरी अकाउंट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? तो जो भी गेन या लॉस है, एक बार के लिए अपन सारे गेन या लॉस को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देंगे। समझ में आया? फिर जब खेल खत्म हो जाएगा, सब लॉसेस वगैरह हट जाएंगे, तो जो भी कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस बचेगा उसे अपन ट्रांसफर कर लेंगे। अब मुझे बताइए, क्या ये फायदा नॉर्मल फायदा है, रेवेन्यू फायदा है कि कैपिटल फायदा है? कैपिटल, क्योंकि ये बार बार नहीं करते, बहुत कम होता है। तो इस कैपिटल फायदे को कहां पर ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में। तो एट द एंड में अपन उसका जो बैलेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे एंड खत्म। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ एंट्री भी लिखाई दी आपको कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, ऐसा कुछ खर्चा किया है, तो मुझे कोर्ट ने अप्रूवल इसी बेस पे दिया था कि सर आप किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ेंगे नहीं। आपको अगर रिकंस्ट्रक्ट करना भी है तो बैलेंस शीट को करो। किसको करने का है? मतलब ये जो चैप्टर है उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन होगा वो सिर्फ बैलेंस शीट का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं। तो कोई भी आइटम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की आती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, वो आती है, तो उसके बदले हमको क्या यूज करना है? वर्ड कैपिटल रिडक्शन। क्या यूज करना है? तो अगर मैंने किसी को चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, कंपनी सेटल करने के लिए, सब करने के लिए, तो जो भी मेरा ये अमाउंट होगा, वो जो भी चाय पाने का खर्चा है यानी रिकंस्ट्रक्शन जो एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंस कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडक्शन में। क्या एंट्री होगी इसी? फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अपनी जेब से पैसा गया और खर्चा हुआ, बट खर्चे को लिखना नहीं है, तो उस एक्सपेंस के बदले क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल रिडक्शन। ये बताया था मैंने। और कोई एंट्री लिखाई थी मैंने? एग्जाम्पल लिख रहा था, कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं लिखाई। चलिए फिर, तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा एंट्री भी सीखेंगे अपन। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपन। आज हम कुछ एक्स्ट्रा एंट्री सीखने वाले हैं। चलिए, एंट्री नंबर 1। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड। मैंने बताया था कि जब मैं रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे वो खर्चे पे करने पड़ेंगे। चाय पिलाई, समोसा खिलाया, कुछ रजिस्ट्रेशन का पे किया, कुछ ऐसा पे किया, तो वो भी जो भी मेरे खर्चे हुए हैं बिकॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो सारे खर्चे की एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी। अब मेरे जैसे पैसा जा रहा है तो टू कैश तो आएगा ही आएगा, बट हमने क्या बोला कि हम किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ेंगे। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ओनली बैलेंस शीट का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं छेड़ना है, तो कोई भी एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करना है। तो उस एक्सपेंस के बदले में क्या वर्ड यूज करूंगा? कैपिटल रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर कोई भी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस होता है तो उसके बदले क्या यूज करना है? एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और। क्या ये समझ में आया आपको? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। पक्का? चलिए, अब दूसरा, कोई भी लायबिलिटीज पे की जो कि ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में थी, कोई भी आपने लायबिलिटी पे की जो आपकी बैलेंस शीट में थी। सपोज करो ये मेरी बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बैलेंस शीट है।
इसमें कुछ दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपने पे कर लिया तो सीधी सी बात है मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। मेरी बुक्स में लायबिलिटी थी, मेरी बुक्स में लायबिलिटी दिख रही है आपको, ये कम हो रही है। इसको हटा देंगे, इसको डेबिट कर लेंगे। तो आप जो भी लायबिलिटी अकाउंट है आपका वो डेबिट कर लो, वही जो बैलेंस शीट में दिख रही है। और अगर आपने पे किया है तो पे किया तो क्या देगी टू कैश और बैंक। तो जो भी मेरी लायबिलिटी बैलेंस में दिख रही थी उस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अच्छा लायबिलिटी 1 लाख की थी, मैंने पे 80,000 किया और आगे पे नहीं करूंगा तो 20 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदा कहां पे आएगा? कैपिटल डिडक्शन में। इन केस में फायदा नुकसान होता है तो कैपिटल डिडक्शन में डाल दो। आया समझ में? पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कुछ लायबिलिटी ऐसी होती है जो बैलेंस शीट में नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उनको? और उसमें एक लायबिलिटी का नाम है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। चलिए तो पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर आगे बात करते हैं। देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है अनसर्टन लायबिलिटी। क्या मतलब होता है? एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड। अब जैसे मान लो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट बताया मेरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो वो कंटिंजेंट नहीं, वो तो मुझे पे करना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? बट कभी कभी कुछ कंटिंजेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि अगर तुम ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आते हो तो मैं आपको 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, अब ये काम क्या हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है? दोनों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या मुझे ये लायबिलिटी अभी से बुक करनी चाहिए? नहीं। तो ये जो लायबिलिटी है इसका बोलते हैं अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है उन्हें अपन क्या बोलेंगे प्यार से? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी की खासियत ये होती है कि वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, बैलेंस शीट के बाहर या नीचे आती है, फुट नोट में आती है, क्योंकि अभी तक तो कंटिंजेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो कभी भी ऊपर नहीं आती। तो मान लेते हैं जैसे मेरा ये बैलेंस शीट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे एसेट आ गई, यहाँ पे लायबिलिटी आ गई। तो जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी वो नीचे होती है, नोट इधर होती है, नोट्स में होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लो किसने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर लिया, अब वो कोर्ट केस जो चल रहा है मेरा, अब वो कंटिंजेंट है क्योंकि मैं जीत भी सकता हूं, मैं हार भी सकता हूं, तो पैसा जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। तो मैं कभी भी इसको ऊपर नहीं दिखाऊंगा जब तक वो केस चल रहा है तब तक। केस हार गया तो अलग बात है, तो लायबिलिटी बना दूंगा कि भाई पे करना है, पर अभी तो केस चल रहा है, तो अभी हो सकता है मैं जीतूं, हो सकता है मैं हारूं, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक मैं इसको ऊपर नहीं दिखा सकता, ये लायबिलिटी नहीं है मेरी। तो ये क्या होगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो वो नीचे आती है, नीचे आई मतलब हमने उसी को एंट्री पास की, हमने अभी तक उसी कोई एंट्री पास नहीं की है, हमने सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज किया है, अभी तक कोई एंट्री पास की नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना कि जो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है दिस इज ऑल्सो ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्यों? देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, वी हैव सम इक्विटी शेयर कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख रुपया, एंड वी हैव मान लो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑल्सो 1 लाख रुपए का। ठीक है, एंड ये मेरा मशीन है यहाँ पे 2 लाख रुपए का, और बस इतनी ही मेरी बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है, नॉर्मली क्या होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड अपने को हर साल पे करना होता है, तो 1 लाख के ऊपर 9% साल का कितना होता है? 9,000 रुपए। तो क्या मुझे 9,000 पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बट डिविडेंड है तो डिविडेंड का एक रूल होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी पे करना। क्या आज मुझे प्रॉफिट है? नहीं, तो क्या मैं आज इस डिविडेंड को पे कर सकता हूं? आंसर इज नो। मैं कब पे करूंगा? और जब प्रॉफिट होगा क्या वो मेरे हाथ में है? तो फिक्स है कि कंटीजेंट है? तो जब वो चीज ही फिक्स नहीं है तो मैं कैसे उस डिविडेंड को बुक कर लूं? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस डिविडेंड को मैंने एंट्री के रूप में पास नहीं करूंगा, मैं तभी पास करूंगा जब मुझे प्रॉफिट होगा और मैं डिक्लेयर करूंगा तब मैं पास कर सकता हूं। अभी तक मुझे प्रॉफिट हुआ ही, तो क्या मैं उसकी एंट्री पास कर सकता हूं? नहीं। तो अब क्या करूंगा, मैं इसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी बोलता हूं और नोट में दिखाता हूं ऐसा कि अरियर्स ऑफ डिविडेंड।
ठीक है, 9,000 रुपया ऐसा नोट में दिखाता हूँ, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 9,000 रुपया। अब जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो इसको पे कर लेंगे, नहीं हुआ तो जयराम जी मजे करो। क्या ये आपको समझ में आया? तो क्या ये रियल लायबिलिटी है कंटीजेंट लायबिलिटी है? कंटीजेंट। ठीक है, अब क्या होता है वो समझिए। जब भी मेरी कोई कंटीजेंट लायबिलिटी होती है तो अब मैंने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाया, मैंने बोला सर आप पैसा मांग रहे हो, डिविडेंड का भी पैसा मांग रहे हो, मेरी औकात नहीं है, माफ कर लो। तो बोले ओके सर माफ कर लिया। तो दो चीज हो सकती है, या तो वो मांग के बड़े प्यार से, तो उन्होंने बोला ठीक है सर हम पैसा नहीं लेंगे, तो जो भी मेरा अरियर्स ऑफ डिविडेंड था वो बेटा हो गया वेव। क्या हो गया? वेव का सिंपल हिंदी में मतलब है माफ होना, माफ हो गया। तो या तो मेरा वो अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्या हो गया बेटा? वेव हो गया। या फिर वो नहीं माने, नहीं हमको तो चाहिए तो हमको पेड करना पड़ेगा, तो या तो वो माफ होगा या पेड करना पड़ेगा। पेड मतलब देना है। अगर वो माफ होता है, क्या होता है वो, तो उस केस में हमको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है, नो एंट्री। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो अपनी बुक्स में था ही नहीं। जब बुक्स में था ही नहीं तो हटाऊंगा कैसे? समझा क्या? नहीं समझा आधा लोग। समझो, मैं समझाता हूं। एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो, लिखो लिखो। चलो स्वास्थ्य आप लिखो। रुको रुको, काटो काटो। तो कैसे काटोंगे? आया समझ में? जब किसी चीज को अपने बुक्स में लिखी ही नहीं है तो काटोंगे कैसे? तो काटो ही कुछ चलो क्या लिखा आपने? नहीं, कैसे काटोगे? नहीं काट सकते। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, मुंह देखना है। हाँ सर काट लिया। सिंपल सी बात है। पर अगर आपने लिखा होता तो काटना पड़ता। तो जब वो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड मेरी बैलेंस शीट के अंदर है ही नहीं और अभी वो माफ हो गया, तो उसको हटाऊंगा कैसे? हटाना ही नहीं है, इसका मतलब कुछ भी करना जय राम जी की, बस कुछ नहीं करना, मुंह देखना है, नो एंट्री। बट अगर वो पे होता है, क्या होता है वो, उस केस में आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब बोलो नहीं सर अभी मैं तो एंट्री पास नहीं करेगा, तो बेटा तेरा कैश बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। समझो आपका कैश दिख रहा है 1,00,000 रुपए का बुक्स में, आपने 50,000 डिविडेंड पे कर लिया, पर तुम बोलो सर मेरा तो एंट्री पास नहीं करेगा, तो आपके बुक्स में 1,00,000 कैश आएगा, बट रियल में कितना आएगा? 50,000। तो कभी वो मैच होगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या अगर हमने पेड किया तो क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब समझिए, अगर मैंने पेड किया बेटा तो यहां पे आएगा टू कैश और बैंक। ठीक है, कैश में पे किया तो टू कैश और बैंक, चेक से पे किया तो बैंक। अगर मान लो इक्विटी शेयर इशू किया, क्या इशू किया? तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो बदले में दिया प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर, जो बदले में दिया वो लिख दो। मशीन दी तो टू मशीन, जो बदले में दिया वो लिख दो। अब समझिए ऊपर क्या लिखूंगा, डेबिट में क्या लिखूंगा? अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं लिख सकते। क्यों? लॉजिक समझिए। डिविडेंड जो होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे आता है? तो हमने क्या सीखा था कि हमको किसी भी हालत में प्रॉफिट लॉस को छेड़ना, कोई भी आइटम जो प्रॉफिट लॉस की होती है एक्सेप्ट लॉस, लॉस तो हटाना ही पड़ेगा, उसको छोड़ो, किसी भी आइटम जो प्रॉफिट लॉस में आते हैं उसको छेड़ना नहीं है। तो अगर मैंने डिविडेंड लिखा तो डिविडेंड प्रॉफिट लॉस में आता है, तो अब क्या डिविडेंड लिख सकता हूं? तो उसके बदले क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन। तो हम इसके बदले यहां पे वर्ड यूज करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश और बैंक। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इसकी अपने को ये एंट्री पास करनी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर वो लायबिलिटी बुक्स में थी तो अब कैपिटल रिडक्शन नहीं आएगा क्योंकि आप उसको हटा रहे हो, तो उसके बदले क्या लिखना है? जो लायबिलिटी का नाम था वो वाला, वरना वो कैसे हटेगी? तो मान लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है या कुछ क्रेडिटर्स है उसको पे किया, तो ऐसी चीज की है तो आपको ये एंट्री याद करनी है। अच्छा मान लो आपकी कोई बुक्स में लायबिलिटी थी, ठीक है, और बेटा वो माफ हो गई, क्या होगी वो? अच्छा वो पेड की तो ये एंट्री होगी, मगर वही लायबिलिटी अगर आपकी माफ हो जाती है जो बुक्स में थी, जो बुक्स में दिख रही है, और वो वेव हो गई, तो क्या आप उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ, ऑटोमेटिक थोड़ी गायब हो जाएगी। आप बोलोगे नो एंट्री, क्या ऑटोमेटिक गायब होगी? जादू है क्या? नहीं ना, अगर वो बुक्स में है तो हटाना पड़ेगा। अगर वो हटाओगे तो लायबिलिटी तो हट जाएगी, डेबिट हो जाएगा, तो लायबिलिटी से अकाउंट तो डेबिट हो जाएगी। टू में क्या लिखोगे? क्या पैसा पे किया है? नहीं, तो क्या लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन, फायदा हो गया वो।
क्या ये तुमको समझ में आया? तो क्या एंट्री होती है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन इन केस अगर वो लायबिलिटी बुक में है तो। अगर वो लायबिलिटी बुक में नहीं है तो उसको वेव होने को एंट्री पास करनी नहीं है। अगर बुक में है तो एंट्री आएगी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन। अगर वो लायबिलिटी बुक्स में है और पे की है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वो लायबिलिटी बुक्स में नहीं है बट पे की है तो टू कैश और बैंक आएगा ही आएगा, बट ऊपर क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन। बोलिए क्या ये आपको पूरा समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझा? पक्का? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एक लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन करना शुरू कर लेंगे। फोर्थ वन, मान लेते हैं कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ली था, चलिए अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया बट हमको पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो आप पहले ये समझिए, जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेना जो होता है ना वो कभी बुक्स में नहीं आता। वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा मिलेगा वो आता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट लेना बुक्स में आता? वो तो कमिटमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कमिटमेंट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट आप बोल दो, कुछ भी बोले की बात है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कमिटमेंट ली, तो क्या वो मेरी बुक्स में आती है? नहीं। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कोई बुक्स में था नहीं, और वो कैंसिल हो गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट कैंसिल होने में कोई एंट्री पास करेगा? नहीं। उसकी आपको कैंसिल होने की कोई एंट्री पास नहीं करनी है। क्योंकि वो बुक्स में था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। आप देख लेना बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, नहीं है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। बट अगर आपने पेनल्टी पे की है, क्या पे की है? अब बताओ, क्या एंट्री नहीं करनी पास? पहले तो बताओ, एंट्री पास होने नहीं करनी है? करनी पड़ेगी, वरना मिसमैच हो जाएगा। एक चीज तो पक्की है, टू कैश तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसा गया है भाई साहब। अब बताओ ऊपर क्या लिखूं? पेनल्टी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक? नहीं, पेनल्टी इज द पार्ट ऑफ द P&L अकाउंट, तो उसके बदले क्या यूज करना पड़? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो क्या एंट्री पास होने? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और, बोलो समझ में आया तुमको? यानी अगर कोई चीज बुक्स में है उसको हटा रहे हो तो डेबिट कर लो, अगर वो चीज बुक्स में नहीं है फिर हटा रहे हो तो उसको डेबिट में करो। किसको डेबिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन। आया समझ में आपको? चलिए कॉपी कर लीजिए एक्स्ट्रा एंट्रीज। जो नहीं थे ना वो आप देख लो कितने पेज थे पड़ोसी से, उतने पेज छोड़ दो। ठीक है, तो ये एंट्री आई होप आपने कॉपी कर ली सबने, बराबर है? तो एंट्री नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, एंड दिस इज नंबर 4। ये कुछ 4 एक्स्ट्रा एंट्री थी जो अपने को ध्यान में रखनी है, बाकी तो सब अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करें अपन। चलिए फिर, हो रहा है? चलो ठीक, कोई नहीं, इधर से देख लो आप लोग। ठीक है, अच्छा अभी तक आपने जो भी बैलेंस शीट पढ़ा होगा, ठीक है, वो टी फॉर्मेट हो सकता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कंपनी का जो बैलेंस शीट है कुछ इस तरह से बनता है। वो भी कंपनी जो होती है उसका बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी सेट के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो ये है वैसा ही है, बट इसने सिर्फ नाम को थोड़ा इज्जत दे दिया है और कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर ली है। तो पहले ऐसा टी फॉर्मेट बनता था जो मैंने एग्जाम्पल में कराया होगा आपको। अब रियल में जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है वो इस तरह से बनता है, इसे बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे चलता है, बराबर है। उसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है, फिर एसेट आता है। अच्छा, इन रियल लाइफ आपने कहीं बड़ी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखा, रिलायंस, टाटा, बिरला, और तुमने देखा सर ये बैलेंस शीट जो आपने बताया कंपनी का, सर वो तो अलग है, सर रिलायंस का बैलेंस शीट तो अलग दिखता है, सर आपने अलग सिखाया है, तो आपको बैलेंस शीट नहीं आता क्या? ऐसा बोलना नहीं। क्यों? तो उसका बैलेंस शीट बनता है इंडियस के हिसाब से। किसके हिसाब से बनता है? इंडियस। अपना बनता है एएस के हिसाब से, कंपनी सेट के हिसाब से। तो जो इंडियस में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो अलग है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, उनका बैलेंस शीट अलग वे से बनता है।
तो ये किसका बैलेंस शीट है? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट है जो लिस्टेड नहीं है। तो ये उन कंपनी का बैलेंस शीट जिसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है। जिनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल होता है उनका अलग से बनता है, ये उनके ऊपर जिनके ऊपर एएस एप्लीकेबल है। समझ में आया? यानी हम कंपनी को दो पार्ट में बांटते हैं। बड़ी कंपनियां, उनका बैलेंस शीट अलग बनता है इंड एएस के हिसाब से, जो सीए फाइनल में पढ़ोगे आप लोग। और यहाँ पे छोटी और मिड साइज कंपनियां, उनका बैलेंस शीट ऐसे बनता है। ठीक है, तो कभी रियल लाइफ में बैलेंस शीट देखो, उसमें आपको अलग मिलेगा। सर पहले होता है अलग टाइप का फॉर्मेट होता है, तो आप बोलेंगे अरे सर ने तुमको ये कुछ और पढ़ाया और यहाँ पे कुछ और हो गया। ऐसा करने का नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या है, इंटर लेवल पे हो, अभी आप छोटू हो, तो ऐसे भी बोलती है पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ो, फिर जब बड़े हो जाओगे तब बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना। ठीक है, चलिए अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है वो देख लीजिए। बेसिकली यू हैव टू साइड, आपके पास कितनी साइड होती है? टू। देखिए, ठीक है, तो बैलेंस शीट आपकी जो भी होगी उसमें दो साइड होगी। पहले लायबिलिटी होती है, फिर असेट होती है। लायबिलिटी का सबसे पहले जो हेडिंग आता है उसे बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या हेडिंग होता है? ये ऐसा हेडिंग होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें चार हेडिंग है आपके पास में, चार। अब चार हेडिंग कौन से वो देख लो। पहला है शेयर होल्डर फंड। पहला कौन सा है? शेयर होल्डर का पैसा, ओनर का पैसा। अब आप सोच के बताइए ओनर का पैसा कौन सा होता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। जितने भी रिजर्व सब उनके होते हैं, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों उनके होते हैं। तो उसके अंदर दो हेडिंग आ जाएगी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद इसमें एक और हेडिंग है मनी रिसीव एंड शेयर वारंट। वो क्या होता है वो बाद में समझेंगे जब अपन अलग से इसका चैप्टर करेंगे। इसका अलग से चैप्टर है, अभी तो मैं सिर्फ आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस शीट आएगी ऐसी वाली, तो तुम डरो ना कि क्या है इसके अंदर, इसके लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग इसमें आती है, इसका नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया है, बट अभी तक क्या है तुम्हारा अलॉटमेंट क्या है? पेंडिंग। जैसे आपने आईपीओ लॉन्च कर दिया, ठीक है, और आपका पैसा हमारे पास में आ चुका है। आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया है, आजकल तो आपको जीपे में ही ब्लॉक होता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो पैसा किसके पास जाता था? कंपनी के पास में, और कंपनी सब पैसे ले लेती थी, फिर देखती थी अच्छा इतने सारे एप्लीकेशन आ गए, अब उसमें से अलॉटमेंट करती थी। अभी तो तुम्हारा अलॉटमेंट हुआ नहीं है, वो कभी होगा? बाद में, मान लो 10 दिन के बाद में होगा। और आपकी बैलेंस शीट आज बन रही है, तो क्या उसके अंदर ये पैसा आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अलग से हेडिंग हो गया, आज की डेट में ये कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद आती है आपकी लायबिलिटीज। क्या आती है आपकी? अब ये लायबिलिटीज आउटसाइडर की रहेगी। आउटसाइडर मतलब जो ओनर को छोड़ के है उनकी। अब उसकी लायबिलिटी दो पार्ट में बांटते हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहले हम ले रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या ले रहे हैं अपन? और फिर अपन लेंगे करंट लायबिलिटीज, ऐसा। अब नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जिसको आपको पे तो करना है बट अभी नहीं करना है, 12 महीने के बाद में करना है। सर 12 महीने कहां से? बैलेंस शीट डेट से। जो बैलेंस शीट डेट है उसके 12 महीने बाद पे करना है, वो क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, डिबेंचर आपको पे करना 3 साल, 10 साल, 5 साल बाद में पे करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। फिर आती है करंट लायबिलिटीज, ऐसे लोग जिनको 12 महीने के अंदर पे करना है, जैसे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी पे करना पड़ेगा, वो हो गया करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इनके वापस हेडिंग है, सब हेडिंग है कि वापस इसमें 4 हेडिंग आते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी में फिर 4 हेडिंग आएंगे। पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आता है? फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, फिर आता है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अभी क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है करंट लायबिलिटीज। क्या आता है तुम्हारा? उसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या आएगा तुम्हारा? ठीक है, फिर आएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में आएगा तुम्हारा क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और फिर आ गया टोटल। तो ये देखो, ये एक टोटल साइड हो गया ऐसा। ठीक है, इनकी जो मेन अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे बाहर के आउटर कॉलम में, और ये टोटल मार दिया। अब आता है असेट साइड। क्या आता है अपना? अब ये बोलता है असेट दो तरह की होती है, पहली होती है करंट और दूसरी होती है नॉन करंट। पर पहले हम नॉन करंट लिख रहे हैं, नॉन करंट असेट्स, और दूसरी होगी तुम्हारी करंट असेट्स। तो ये तो मेन हेडिंग होगी, तो मैं अभी सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं। ये हो गया। नाउ दिस इज योर टोटल।
अब नॉन करंट एसेट के वापस सब हेडिंग है 5 और करंट के 6 हेडिंग है, तो वो भी देखना है। पर अभी एसेट का मतलब क्या होता है, जिससे पैसा फ्यूचर में मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को फ्यूचर में, पैसा मिलेगा। भी जो पैसा मिलेगा अपने पास में फ्यूचर में, अगर 12 महीने के बाद में मिलेगा तो वो नॉन करंट एसेट हो गया, और 12 महीने के अंदर मिलेगा तो क्या हो गया, वो करंट एसेट। सिंपल। अब इसके वापस हेडिंग है कि भाई नॉन करंट एसेट क्या हेडिंग होते हैं, तो एक बार मैं पूरा दिखा देता हूं आपको। सी यहां से शुरू करते हैं। दिस इज योर फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। तीसरा मनी रिसीवेबल शेयर वारंट, इसको बाद में पढ़ेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी बाद में देखेंगे। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐसे लोन जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए है। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इनको बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है करंट लायबिलिटीज, क्या है तुम्हारा, मतलब यू हैव शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कोई ऐसा लोन जो शॉर्ट टर्म 2 महीना 3 महीने के लिए ले रखा है। फिर ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। फिर अदर करंट लायबिलिटीज बोलता है जो शॉर्ट टर्म है, इन सब में नहीं आएगा, वो इधर आ जाएगा, उसे बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह होते हैं ना, वो वाले, वो भी प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यू हैव टोटल। अब असेट में आएगा, असेट में यू हैव नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। नॉन करंट में यू हैव सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें तुम्हारे टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। ठीक है, इन्हें फिक्स असेट भी बोलते हैं। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल गुडविल, इनटेंजिबल गुडविल होती है, हाँ हाँ क्या बोलते हैं हर चीज को। ठीक है, टेंजिबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दिस कैमरा, लैपटॉप, दिस ऑल आर द टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ये सब चीजें होती है। उसके बाद यहाँ पे 2 और हेडिंग है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, इसको भी बाद में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बट लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। फिर डेफर्ड टैक्स क्या होता है, छोड़ो अभी। लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस, आपने किसी को लोन दिया बट लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, और जो इन सब हेडिंग में नहीं आएगा बट असेट है वो लॉन्ग टर्म है, तो वो कहां पे आएगा, अदर में। देन यू हैव करंट असेट, इसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया बट शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए किया है, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंटरी तो पता है, गुड्स अपना जो होता है, स्टॉक जो होता है वो वाला। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक बैलेंस वगैरह आगे। शॉर्ट टर्म में आपने किसी को लोन दिया, स्टाफ को लोन दिया, किसी पर्सन को लोन दिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में जो बचा हुआ वो सब कहाँ पे आएगा, अदर करंट असेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डार्क किए हुए ना, ये डार्क वाले तुमको याद होना चाहिए। मोस्टली इस तरह के चैप्टर में ये चीजें आती है, बट जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका अलग से चैप्टर है पूरा, वो पूरा पढ़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ करेंगे, तो तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वहां पे जाने का कोई काम नहीं है, ये तो अभी इसके लिए बताया है कि क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको पता तो होना चाहिए क्या होता है उसके अंदर, ऐसा तो डरे नहीं तुम लोग। आया समझ में? नाउ इसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखो नोट्स दे रखा है। क्या दे रखा है, कि नोट नंबर क्या होता है वो समझिए। हर चीज को मैं इस पूरे पेज पे नहीं लिख सकता। दिस इज कॉल्ड फेस ऑफ द बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ये जो है ना, ये फेस है, मतलब फेस मतलब फर्स्ट पेज। अब हर चीज को मैं फर्स्ट पेज पे नहीं लिख सकता, उसके अंदर भी चीजें होती है बहुत सारी। क्यों? क्योंकि हर किसी को हर चीज में इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो सबको सब क्यों दिखाना है। जिसकी जो मर्जी वो देखो, जिसको सब देखना वो सब देख लो, पर जिसको सब नहीं देखना उसको सब क्यों दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लाइफ में कभी कोई वेबसाइट ओपन की होगी, बराबर है? नहीं की तो मैं आज दिखा देता हूं आपको। अपनी फेवरेट वेबसाइट ओपन करते हैं, इसका नाम क्या है, ICAI। ठीक है, दिस इज योर वेबसाइट जो आपकी जिंदगी चेंज करने वाली है। ये लो, ये वेबसाइट है, दिस इज कॉल्ड फेस ऑफ द वेबसाइट। क्या बोलते हैं इसको? अब मुझे बताइए, क्या इस वेबसाइट में ये जो पेज पे दिख रहा है इतना ही कंटेंट है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं? तो सब चीजें इस फर्स्ट पेज पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसा नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओ सब चीजें आती जाएगी? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी को सब में इंटरेस्ट होता, तो क्यों वो इतना सारा ढूंढेगा? नीचे आएगा एकदम 50 पेज नीचे आएगा तब उसको चीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्टूडेंट, तो आपको सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, आपका जो इंटरेस्ट है वो सब इस टैब में है जिसका नाम है स्टूडेंट। आपने कभी लाइफ में मेमोरी वाला ओपन भी नहीं किया होगा, उसमें क्या होता है, या आपने कमिटीज क्या होती है, ओवरव्यूज क्या होता है, कभी देखा भी नहीं होगा। बहुत कम चांस है कि आपने ऐसा कुछ देखा होगा। इसके अंदर क्या क्या होता है, आपने कभी ऐसा ओपन किया मेंबर का, इसमें ये सब चीजें देखी कभी? नहीं, तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है। अपना तो एक ही काम है, ये स्टूडेंट, इसमें भी इंपोर्टेंट, इसमें फाउंडेशन इंटर जो भी हो, तुम पर्टिकुलर इंटर वाले तो इंटर वाले देखोगे, खत्म होगी बात वैसा। तो ये बताइए, क्या सारी चीजें फर्स्ट पेज पे नहीं दे सकते? दे दो सकते हैं, बट फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी सबको। तो हमने क्या किया, इसको टैब वाइज बांट दिया कि दिस इज होम, दिस इज ओवरव्यू, कमिटी, मेंबर, स्टूडेंट, ऐसा। तो अब जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो वहां पे जाओ, ढूंढो। आया समझ में तुमको? अब इसी तरह से
यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि जो मेन आइटम थी, जो हेडिंग थी, वो यहाँ पे दे दी। अब इनके ये नोट नंबर बना रहे पीछे, तो जैसे ही ये बैलेंस शीट खत्म होगी इसके पीछे इसके नोट्स बनेंगे। अब नोट नंबर 1 आएगा, नोट नंबर 2 आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट नंबर सामने लिख दी जाएंगे कि शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, इसका नोट नंबर 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 12 है, जो भी है। अब मान लो कोई बंदा है, इसको पूरे बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग पता करना है, तो वो डायरेक्ट देख सकता है इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन से नोट नंबर पे मिलेगी, तो देखा नोट नंबर 4 है मान लो, तो अब वो कौन सा नोट पड़ेगा, डायरेक्ट नोट नंबर 4, क्यों बाकी पड़े। आए समझ में। तो इस तरह से हमने रेफरेंसेस दे दिए, ये होता है तुम्हारा नोट नंबर। क्या होता है ये तुम्हारा, तो जब भी हम बाद में डिटेल में समझाएंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे नोट नंबर, ये शेयर कैपिटल कौन सी शेयर है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, कितने शेयर्स थे इसके पास में, क्या है। अच्छा इसका रिजर्व तो बहुत सारे होता है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, सीआरआर, टीआरआर, रिवॉल्यूशन रिजर्व, इतने सारे रिजर्व होते हैं, कौन सा रिजर्व है तो वहां पे जाकर चेक करो। सर बोरिंग तो बहुत सारे होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, डिबेंचर्स, इतने सारे लोन होते हैं, कौन सा वाला लोन है जाकर चेक करो। तो जिसको जो चेक करना है वो जाके आराम से कर सकता है, तो वहां पे अपन नोट नंबर रेफरेंस कर लेंगे। इसके बाद में अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट में करंट ईयर मतलब करंट का जो फिगर है वो वाला, बट कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर का फिगर भी आएगा। तो लास्ट ईयर में शेयर कैपिटल इतनी थी, इस बार शेयर कैपिटल इतनी होगी, लास्ट टाइम में रिजर्व इतने थे, इस बार इतने हो गए, ताकि यू कैन कंपेयर, इतने से इतना हो गया। आया तुमको समझ में। बट जब अपन सम करेंगे तो ऑब्वियसली अपने पास करंट ईयर का फिगर ही होगा, मोस्टली क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, तो ऐसे को पता है बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। तो अपने क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ अपने को क्या मिलने वाला है, करंट ईयर का, जबरदस्ती प्रीवियस ईयर कॉलम बनाने का काम नहीं है। ठीक है, ये होती है तुम्हारी बैलेंस शीट। तभी क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले अपन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेबर लिमिटेड गिव द फॉलोइंग लेजर बैलेंस। इस बार बैलेंस शीट नहीं दी, इसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि सर हमारा लेजर बैलेंसेस है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट 2.5 करोड़ का है इसके पास में, इन्वेस्टमेंट जो है 20 लाख का है, जिसका मगर प्राइस 19 लाख है, करंट असेट 2 करोड़ का है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस है 12 लाख का, शेयर कैपिटल है आपका 2 करोड़ का, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 1 करोड़ का, 5% डिबेंचर है 80 लाख का, क्रेडिटर्स है 1 करोड़ का, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 लाख का। ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमको उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। हमको दिक्कत तब होगी जब वो ऊपर नीचे होगा, चेंज होगा। तो ये चेंजेस दे रखे हैं कि इसने चाय पानी पे सबको बुलाया, समोसा खिलाया और ये अप्रूवल लिया, तो क्या क्या अप्रूवल लिया वो दे रखा है। तो टोटल लगे इसमें 10 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, आप जब एंट्री पास करो तो आप मर्ज एंट्री भी पास कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं अलग करूंगा। तो जब आप घर पे पढ़ोगे तो यू कैन रेफर कि भाई इसका ये है, इस पॉइंट का ये एंट्री होता है। समझ में आया। तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में मैं सबका अलग अलग एंट्री पास कराएगा, बाद में आप मर्ज एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, करें शुरू फिर। चलिए सबसे पहले क्या है पढ़िए, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रेड्यूस्ड टू ₹40 ईच। आपके जो भी इक्विटी शेयर है, सी हियर इज द इक्विटी शेयर 100 रुपए वाला, आपने उसका वैल्यू रेड्यूस कर दिया है, कहां तक कर लिया है 40 तक। तो नया वैल्यू कितना है, नया वैल्यू कितना है 40 के 60, नया वैल्यू कितना है। चलो मैं एक दो वर्ड बता रहा हूं, ये वर्ड आपको है ना बड़ी दिक्कत देंगे, तो मैं आपको क्लियर अभी कर लेता हूं। सी आप समझिए, जब भी आप इन शेयर्स की बात करेंगे तो आपको 2 वर्ड मिल सकते हैं कि ये जो रेड्यूस हो रहा है इसका वैल्यू, इसमें कभी तो मिलेगा वर्ड बाय और कभी मिलेगा टू या अप टू। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे इक्विटी शेयर का वैल्यू, पहले इक्विटी शेयर का वैल्यू 100 रुपए था, कितना वैल्यू था, अभी वो बोलता है रेड्यूस बाय ₹40, ऐसा बोलता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू कम हुआ है वो 40 हुआ है, तो जो न्यू वैल्यू होगा वो कितना होगा 60। तो देखो इसकी एंट्री ऐसे होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए से टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का हो गया 60 का ना, तो इस 60 का और 2 CR यानी कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा 40। अरे आया तुमको समझ में, हिंदी में इसका मतलब होता है से। तो सिंपल सा वर्ड है, 100 रुपए का शेयर था, आपने 40 रुपए से वैल्यू कम कर दी, रेड्यूस बाय 40, तो से यानी 40 रुपए कम कर दी, तो नया वैल्यू कितना हो गया 60। अभी क्या बोलता है, अगर वैल्यू वर्ड आता है रेड्यूस टू या रेड्यूस अप टू, इसका हिंदी में मतलब होता है तक। तो आपका 100 रुपए का वैल्यू अप टू ₹40 हो गया, इसका मतलब अब जो नया वैल्यू है वो वैल्यू कितना हो गया 40 रुपया, तो कम कितना हुआ 60। इस केस में तुम्हारी जो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
100 रुपया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 40 और 2 कैपिटल रिडक्शन 60। डिफरेंस देखिए, क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो रेड्यूस बाय वर्ड यूज करता है, मतलब जो कम हो रहा है वो वैल्यू दे रखा है, इतना कम हुआ वैल्यू। रेड्यूस अप टू बोलता है तो नया वैल्यू दे रखा है, आपका इतना वैल्यू हो गया, तो जो डिफरेंस होगा वो कम हुआ है। ठीक है, तो रेड्यूस अप टू एंड रेड्यूस बाय में कंफ्यूज होना नहीं है। जैसे आपकी फीस है मान लो 1 लाख रुपए, आपने सर कम करो ना थोड़ा, मैंने बोला ठीक है आपकी फीस मैं 80,000 तक कर लेता हूं, तो आपकी नई फीस कितनी होगी? 80,000। अब ऐसा थोड़ी 80,000 कम किया आपने, ऐसा थोड़ी होता है। पर मैं ऐसा बोलता हूं मैं आपकी फीस 80,000 से कम कर लेता हूं, तब नई फीस 20 होगी। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर। हाँ जी, तो अगर आप ये लाइन पढ़ते हो इसकी, तो ये बोलता है ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रेड्यूस टू ₹40 ईच। तो नया वैल्यू 40 रुपए है, कम कितना हुआ? 60 पर शेयर। अब आपके पास कितने शेयर थे? तो आप देखिए 2 करोड़ का अमाउंट है, 100 रुपए शेयर का वैल्यू है, तो कितने शेयर होंगे तुम्हारे पास में? 2 लाख शेयर। कितने शेयर होंगे? ये समझ में आया कि नहीं आया? अमाउंट टोटल कितना है? 2 करोड़ का अमाउंट है, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, कितने शेयर होंगे? 2 करोड़ डिवाइड बाय 100, 2 लाख शेयर होंगे तुम्हारे पास में। तो अब इसकी एंट्री देख लीजिए, नंबर 1। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 100 रुपए वाला जो कि 2 करोड़ रुपए था। ठीक है, टू नया इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपीज वाला, तो 2 करोड़ शेयर 2 लाख शेयर इंटू 40 रुपीज कितना होता है? 80 लाख। तो ये भैया हो गया 80 लाख, और बचा हुआ तुम्हारा फायदा हो गया, वो फायदा कहां पाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। वो बेसिकली 60 रुपीज है पर शेयर, तो 2 लाख शेयर इंटू 60 कितना होता है? 1 करोड़ 20 लाख। बोलो समझ में आया तुमको? नरेशन तो सिंपल पर मिल सकते हो, बीइंग इक्विटी शेयर वैल्यू रेड्यूस अप टू ₹40। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं एक क्वेश्चन में, फिर आप लिखते रहना। बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सबको समझ में आया? चलिए, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ पॉइंट नंबर 2, ऑल द प्रेफरेंस शेयर आर रेड्यूस्ड टू ₹60 ईच। आपको जो प्रेफरेंस शेयर है उसका भी वैल्यू रेड्यूस हो, कितना करना है? 60 रुपया। पहले देखो कितना प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू था? 100 रुपया। 1 करोड़ का 60 रुपया करना है तो 60 लाख हो गया, बचा हुआ 40 लाख का फायदा, तो बचेगा कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, रेट है 6% क्यूमुलेटिव। अच्छा, कुछ बोला नहीं तो रेट में सेम नाम यूज कर रहा हूं, तो 6% ही होगा। ठीक है, पुराना वैल्यू था 1 करोड़ रुपया, अब कितना हो गया? 60 लाख हो गया, और कितना हो गया? 40 लाख। ठीक है, नरेशन कितना लिख सकते हो? सिक्सटी ना? बोलो, क्या ये एंट्री समझ में आई? तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, अभी पॉइंट नंबर 3। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इंक्रीज टू 6%। बोला जो डिबेंचर होल्डर है 5% वाले,
उनका वैल्यू का रेट जो है, उनका वैल्यू कितना करेंगे अपन 6%। तो रेट हो गया, बट वैल्यू देखिए, द डिबेंचर होल्डर सरेंडर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर ₹100 ईच। वो बोलते 100 रुपए का डिबेंचर हम दे देंगे आपको, बट बदले में हमको नया डिबेंचर दो जिसका वैल्यू कितना होगा 70 रुपया, ठीक है, ईच। तो मुझे बताओ कितना फायदा हो गया अपने को, 30 रुपया। पहले 100 रुपया मांगा था वो चीज का, अभी 70 ही मांगेगा, और रेट बढ़ा देंगे अपन, ठीक है। तो पहले पुराना हटा दे, वो तो चाहिए नहीं, तो 5% डिबेंचर पूरा रिमूव कर लो। कितना 5% डिबेंचर है, 80 लैक्स का। ये 100 रुपए वाला, और उसके बदले अपन नया डिबेंचर दे रहे हैं, तो नई लायबिलिटी आ रही, तो ये हट गई, ये डेबिट हो गया, और जो नया आ रहा है उसको क्रेडिट कर लो। तो 26% डिबेंचर्स अकाउंट, ये 70 वाला, तो फायदा कितना हो गया 30 रुपया, और वो फायदा कहां पे आएगा, कैपिटल रिडक्शन में 30 रुपया। अब अमाउंट चेक कर लेते, अमाउंट कितना था, तो आप देख सकते हो अमाउंट जो है वो 80 लैक्स था। कितना था, हाँ, तो 80 लैक्स का अमाउंट था, 80 लैक्स से हट गया। अब मुझे बताओ 80 लाख डिवाइड बाय 100 किया तो कितने इसके पास डिबेंचर होंगे, 80,000। 80,000 इंटू 70 का वैल्यू हो गया एक का 56 लैक्स, और बचा हुआ कितना होता है 24 लाख। ये तुम्हारा फायदा हो गया, ठीक है। नरेशन ठीक है, आपने कन्वर्ट कर लिया, 70 रुपीज का वैल्यू हो गया। नाउ द फोर्थ वन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी रिटन डाउन बाय 20%। जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसका वैल्यू कम करके कितना करना है 20%। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सी 2 करोड़ 50 लाख, उसका वैल्यू 20% से कम करना है, राइट। तो जो कम वैल्यू वही करेंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, तो उल्टा कैपिटल टू प्रॉपर्टी प्लांट, क्योंकि कम करना है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, ऊपर नुकसान हो गया, ये नुकसान आएगा कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो 2 करोड़ 50 लाख का ये वैल्यू था आपका, इंटू कितना 20%, कितना होता है 50 लाख। बोलिए, क्या ये आपको समझ में आया, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। डन, आगे बढ़ते हैं। नरेशन लिखा लिख दो। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लो आप क्या बोलता है। करंट असेट आर टू बी रीवैल्यूड एट 90 लाख। करंट असेट को रीवैल्यू करना है 90 लाख, नया वैल्यू दे रखा है, तो आप करंट असेट को देखिए कितना है। करंट असेट 2 करोड़ का, नया वैल्यू 90 लाख हो गया, कम कितना हुआ 1 करोड़ 10 लाख। तो डायरेक्ट एंट्री पास कर लेंगे, क्योंकि इनका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। हम कहाँ पे पुराना हटा देते नया लगाते, जहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे इक्विटी शेयर है तो पुराना फॉर्म उसका चेंज हो गया, अब उसका फेस वैल्यू चेंज हो गया, बट क्या है वो पीपी जो है उसका फॉर्म चेंज हुआ है क्या, उसका लेजर चेंज हुआ है नहीं, तो डायरेक्ट एंट्री पास की। ठीक है, तो करंट असेट का वैल्यू कम करना है। वैसे आप बाद में मर्ज एंट्री भी पास कर सकते हो, पर मैंने बोला कि अभी के लिए मैं अलग अलग ही कर रहा हूं। एक करोड़ 10 लाख। रीवैल्यूड, बोलो समझ में आया ये वाला। तो ये 5 एंट्री होगी अपनी 6-1। इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू पे आना है।
तो हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है। तो 20 लाख का 19 लाख पे लेके आना, तो कम कितना हुआ, 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, कम करना तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख से, और ये लॉस कहां पाएगा, कैपिटल रिडक्शन। बोलो समझ में आया ये वाला? आगे देखते हैं। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी ओज 40 लाख रुपीज। एक क्रेडिटर था कंपनी का, ठीक है, जिस कंपनी कितना पैसा मांग रहे थे, 40 लाख रुपया। डिसाइडेड टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम, बोलता 40% तो माफ कर लूंगा मैं। The creditor is allotted with the 60,000 equity share rupees 40 each in full and final settlement of this claim। फिर हमने बोला तो कितना बच गया, तो बोला सर 40 लाख में से 40% माइनस कर लो तो 60% बचता है, नहीं 24 लाख बचता है। कितना बचता है, उसके बदले मुझे क्या दे दो, शेयर्स दे दो। कितने शेयर्स देंगे, 60,000 इक्विटी शेयर, जिसका वैल्यू कितना होगा, 40 रुपया। मुझे बताओ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मेरा क्रेडिट तो पूरा जा रहा है ना, तो क्रेडिट हटा दो पहले। तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट होगा 40 लाख से, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट देख लीजिए पूरा 40 से हो जाएगा। अब 2 में देखिए, अगर मैंने इक्विटी शेयर दिया तो 2 इक्विटी शेयर, और जो फायदा वो कैपिटल रिडक्शन में, तो मैं यहां पे लिखा हूं, पहले फायदा बोला था इसने, तो 2 कैपिटल रिडक्शन। हमारे एक क्रेडिटर थे जो 40 लाख रुपए मांग रहे, कितने मांग रहे हैं, 40 लाख। उसने बोला सर 40% तो माफ कर लूंगा आपका। बेटा 40 लाख का 40% कितना होता है बताओ, 16 लाख। कितना होता है, ठीक है, तो 40 लाख का 40% 16 हो गया, तो वो तो माफ हो गया, तो फायदा हो गया। कहां पाएगा वो, कैपिटल रिडक्शन में। और बचा वो जो है उसके लिए अपने को उसको इक्विटी शेयर देना है, क्या देना है, तो कितना बच गया, तो 40 लाख में से 16 लाख माइनस कर लो, 24 लाख। तो उसके बदले अपन देंगे इक्विटी शेयर। तो जब कैश देता हूं तो 2 कैश, चेक से देता हूं तो 2 बैंक, और इक्विटी शेयर दूंगा तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो, तो वही 40 लाख का 60% कर लो। या क्वेश्चन में बताइए भी वो कैसे दे रहे हैं अपन। उसने बोला कि भैया आप 60,000 शेयर दे रहे हो, कितने शेयर दे रहे हो, इनटू एक शेयर का वैल्यू कितना है, 40 रुपया। कर लो एग्जैक्ट 24 लाख होता है कि नहीं होता है, बोलो समझा, ठीक है। नरेशन लिखना लिख दो। being graded settled by the issue of equity shares। ये हो गया 7 पॉइंट। 8 पॉइंट देखो, ठीक है, ये एक्चुअल में 8 इतना नहीं है, चलो ठीक है। The taxation liabilities to be settled at 3 लाख। आपकी टैक्स की लायबिलिटी आपको सेटल करना है 3 लाख में। तो टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे देखो, कोई दिख रहा है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स किसके लिए बनता है, टैक्स के लिए बनता है, पर वो 2 लाख का था, तो आप कितना पे कर रहे हो, 3 लाख। तो देखिए पहले तो ये लायबिलिटी हट जाएगी, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हटा दो, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख का, बट आप पे कर रहे हो भैया 3 लाख, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख आएगा। तो अब जो नुकसान हुआ कितना हो गया, एक्स्ट्रा वाला 1 लाख, और वो कहां पाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ये बोलता जो लॉस था उसको राइट ऑफ कर लो। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी करने का है, क्योंकि ये झमेला पूरा चैप्टर इसके बारे में है, तो नहीं भी बोलता तो इसको करने का ही है। तो कैसे हटाऊंगे, लॉस का डेबिट बैलेंस है बेटा, क्या करना पड़ेगा अपने को, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चू P&L अकाउंट आएगा, ऊपर क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन।
अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, कितना लॉस था? 12 लाख। चलिए, क्या क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं। अभी कैपिटल एडिशन जो अकाउंट है वो टेम्परेरी अकाउंट था, उसका जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है, तो अब उसका जो भी बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आपको पहले तो बैलेंस निकालना पड़ेगा, कितना बैलेंस बचा है। अब इसको निकालने 2-3 वे है। पहले थोड़ा लॉन्ग है बट इजी है। वो क्या है कि जितना भी कैपिटल एडिशन क्रेडिट में हुआ है उसका टोटल मारो एक तरफ लिख दो, जितना भी कैपिटल एडिशन डेबिट हुआ है उसका टोटल मारो एक तरफ लिख दो। अब फिर देख लोगे कितना किससे ज्यादा है, डेबिट में कि क्रेडिट में। ये पहला वे हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे पैसे मार सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट हुआ 12 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, फिर वापस 40 लाख तो 1 करोड़ 60 लाख हो गया, फिर वापस 24 लाख तो उसमें ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इधर वापस हुआ 16 लाख तो ये भी ऐड कर लिया, फिर बस अब डेबिट की टोटल मारेंगे। अब डेबिट का मारेंगे तो डेबिट का 80, इधर तो है ही नहीं, इधर है नहीं, इधर नहीं है, इधर है तो 50 लाख ये हो गया, फिर 1 करोड़ 10 लाख ये हो गया, फिर 10 लाख ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 लाख हो गया और यहाँ पे 12 लाख हो गया। तो ऐसा डेबिट और क्रेडिट टोटल मार दो और दो साइड में लिख दो, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब पता चलेगा कितना बचता है कहाँ पे। बट एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है, बराबर है। तो अब अपन ट्रिक यूज करेंगे छोटी सी। क्या ट्रिक है कि बड़ा सिंपल है, हम जो शुरुआत करेंगे वो कैपिटल एडिशन से करेंगे, तो एंट्री नंबर 1 से सीक्वेंस पर जाएंगे अपन। तो सबसे पहले कैलसी उठाओ, जिन लोगों के पास में है वो क्या करेंगे, कैपिटल एडिशन जो डेबिट हुआ है, देखो आपने शुरू क्रेडिट से किया है, पहला एंट्री क्रेडिट है तो अपन शुरू करेंगे क्रेडिट से। अब जब भी क्रेडिट होगा तो प्लस करना और जब भी डेबिट होता है ना माइनस करना। तो लिखिए कैलसी पे 1 करोड़ 20 लाख। अब वापस क्रेडिट हुआ तो प्लस होगा, प्लस कीजिए 40 लाख किया। अब वापस क्रेडिट हुआ तो प्लस कीजिए 24 लाख। अब यहां पे डेबिट हुआ है तो अब माइनस कीजिए 50 लाख। फिर वापस डेबिट हुआ है तो माइनस कीजिए 1 करोड़ 10 लाख। फिर वापस डेबिट हुआ है तो माइनस कीजिए 1 लाख और अभी क्रेडिट हुआ है तो वापस प्लस कीजिए 16 लाख। अभी वापस डेबिट हुआ है तो फिर माइनस कीजिए 1 लाख। फिर डेबिट हुआ 12 लाख तो फिर माइनस कीजिए 12 लाख। आया कितना आया? 17 लाख, 26 लाख। तो आप जीरो बराबर दबाए तो 26 लाख आ गया, बराबर है। अब सर ये डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया वो सोचना है। तो देखो मैं बड़ा सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपने शुरुआत कहां से की थी? आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो क्रेडिट ही बचा होगा तभी तो पॉजिटिव आया। अगर ये नेगेटिव होता तो डेबिट में होता। तो आपके पास में लास्ट में कितना बच गया? 26 लाख इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कहां पे बच गया? क्रेडिट साइड। आपने क्रेडिट से शुरू किया, पॉजिटिव आया तो क्रेडिट में बचा। आपने डेबिट से शुरू किया, पॉजिटिव आया तो डेबिट में बचा। और आपने क्रेडिट से शुरू किया, नेगेटिव आया तो डेबिट में बचा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 26 लाख क्रेडिट में बैलेंस बचा है। अब इसको ट्रांसफर करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो ये जो एंट्री होगी वो देख लो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। इवन आफ्टर दिस एंट्री यू कैन क्रॉस वेरीफाई। ये एंट्री के बाद जितना कैपिटल डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा क्योंकि आपने बैलेंस ट्रांसफर किया है। तो अगर आपका जीरो नहीं बचता है, मतलब जितना डेबिट है उतना क्रेडिट नहीं होता है, तो डेबिट में से क्रेडिट में से जीरो बच गया, या जितना डेबिट दिख रहा है जितना क्रेडिट नहीं होता है, तो आपने ये एंट्री गलत मारा है। ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं आप, करना है तो। बोलो आया समझ में? बस इतना ही था इस सब में और कुछ भी नहीं है। क्या बता दो, वो बैलेंस बाद में करेंगे अपन, जब बता दूंगा तभी। अब इसी पर अपन एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। बोलिए, यहाँ तो किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। पक्का? कॉपी कर लीजिए फिर, चलिए यहाँ से कॉपी कीजिए।
हुआ। हो गया। डन। चले आगे। अब देखो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो देख लो। वैसे तो आपका जो चैप्टर है बैलेंस शीट वाला, अगर वो हो जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए मैं इसे आपको टेम्परेरी बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह से होगी, देखिए। सबसे पहले नाम आएगा उसका, जो भी कंपनी का नाम है, बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है उसका, वैभव, वैभव लिमिटेड एज ऑन, क्या डेट है, 11 ले लेते हैं अपन, ठीक है। चलो, यहां पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या आता है सबसे पहले, ठीक है। ये पर्टिकुलर होता है वैसे, कॉपी में बोलूंगा तब करना, भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आएगा अपन, नोट नंबर आएगा, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा इन रुपीस, ठीक है। एक ही साल है तो प्रीवियस बनाने से मतलब नहीं है। अब सबसे पहले क्या लिखते हो आप, शेयर होल्डर्स फंड,
उसमें आपका लिखते हो शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 1 उसका होगा, कौन सा शेयर है वो सब अपन नीचे यहाँ पे बात कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट नंबर 1। दो शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो पहले इक्विटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा वो देखिए। तो कैसे भी जब भी बैलेंस में आता हो कैसे बनाना है वो समझ लो। कोई भी नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पुरानी बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्रीज, बस सिंपल। कोई भी चीज बैलेंस शीट में आने का एक ही वे है जनरल एंट्री, जाने का भी एक ही वे है जनरल एंट्री। तो पुरानी बैलेंस शीट देखो और जनरल एंट्री बताओ। बताइए आपको इंफॉर्मेशन में कितना दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ो कितना, 2 करोड़। अब वो दे रखा है मतलब वो क्रेडिट में है। अब वही आपको कैसे उठाना है, जैसे आपने कैपिटलेशन किया वैसे ही करना है। तो क्रेडिट यहाँ पे डेबिट हो गया 2 करोड़ का, 0 हो गया। फिर वापस यहाँ पे क्रेडिट किया 80 लाख का, अब कितना हो गया 80 लाख। फिर वापस देखो कहाँ पे आया इक्विटी शेयर, इधर भी नहीं, 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 ये रहा। इधर देखिए 24 लाख और आ गया। तो 80 लाख प्लस 24 लाख कितना होता है, 1 करोड़ 4 लाख। हाँ, तो ये नोट्स में आ जाएगा तुम्हारा इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ 4 लाख, ये आ गया। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि एक शेयर का वैल्यू 40 रुपए था। आप देख लीजिए वहां पे ब्रैकेट में लिखा है 40 रुपया। तो अगर डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। करो कितने शेयर्स होते हैं, 2,60,000। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पूरा 2,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹40 ईच, और ये अमाउंट आ गया। समझ में आया, तो पूरा डिटेल में आ गया कि इतने शेयर्स थे 40 रुपए वाले, तो इतना अमाउंट बच गया। ठीक है, ये ज्यादा समझ में आ गया जब बैलेंस शीट का चैप्टर हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ऐसा। अभी इतना नहीं भी समझ में आया तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी अमाउंट लिखना सीखो, अमाउंट कैसे निकालोगे वो सीखो बस। ये हो गया इक्विटी। अभी कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर होगा। चलिए प्रेफरेंस शेयर देख लीजिए। आपकी बुक्स में कितना प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है बेटा, 1 करोड़ का। आपने 1 करोड़ डेबिट कर लिया, 0 हो गया। फिर वापस 60 लाख का क्रेडिट किया, ठीक है, और उसके बाद तो कोई है ही नहीं। तो कितना प्रेफरेंस शेयर बच गया, 60 लाख का। तो ये देखो 60 लाख का ये प्रेफरेंस शेयर आ गया। तो वही 6%। ठीक है, क्यूमुलेटिव कुछ नहीं पता तो डायरेक्ट लिख दो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, 6 आ गया तुम्हारा 60 लाख का। टोटल मार दो यहाँ पे कितना होता है। आप इसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह निकाल सकते हो, बट ठीक है, 1 करोड़ 64 लाख। तो ये मेरा इधर आ जाएगा नोट नंबर 1 में 1 करोड़ 64 लाख। क्या ये आपको समझ में आया? इसको भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा इसमें क्या हेडिंग होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसमें नंबर 2, क्या क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व था? सर एक था, प्रॉफिट एंड लॉस था, डेबिट बैलेंस था, बट वो तो हट गया। तो अब जो नोट नंबर 2 में रिजर्व आएगा तुम्हारा, वो एक आएगा जो नया आया है। कौन सा नया रिजर्व आया है, कैपिटल रिजर्व। तो एक नया रिजर्व आया है, क्या नाम है इसका, कैपिटल रिजर्व। कितना आया है, 26 लाख का, ये आ गया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 26 लाख। तो उसके बाद मनी रिसीव वाला वो सब छोड़ो, फिर इसमें डायरेक्ट हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या हेडिंग आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या था इसमें, नंबर 3। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है तुम्हारे पास में, डिबेंचर था। ठीक है, 5% का डिबेंचर था, वो तो पूरा गया, पूरा डेबिट हो गया। उसके बदले नया डिबेंचर आया 6% डिबेंचर्स। कितने का है, 56 लाख का। और तो कुछ डिबेंचर है ही नहीं, बस एक ही था ये वाला। तो यहां पे लिख देंगे अपन 56 लाख।
बोलो समझ में आया? चलो उसके बाद तो नॉन करंट में कुछ भी नहीं था, फिर आएगा करंट लायबिलिटीज। चलिए कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग है क्या इसमें? देखो बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ है नहीं है, छोड़ो। उसके बाद क्या है? ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल आता है, तो ये ट्रेड पेबल लिख दो। अब ट्रेड पेबल उतना ही कम हुआ है, कम हुआ है। बुक में कितना दे रखा था आपको? पहले देखो 1 करोड़ का, आपने 40 लाख से ये एंट्री पास की है। सी क्रेडिटर आपने यहाँ पे लिखा 40 लाख से डेबिट हुआ है, कम हो गया, कितना बच गया? 60 लाख। अभी जो क्रेडिटर में आएगा कितना आएगा? 60 लाख। अब इसका नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ नाम सेम ही है, बनाना तो बना सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। चलो उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटीज, वो तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। बट इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बट वो तो हट चुका है। प्रोविजन को टैक्स था, वो तो हटा दिया, डेबिट हो गया, तो कितना बच गया? 0। तो अब कुछ भी और नहीं है, तो मुझे बताइए इन सब का टोटल कितना होता है? 60 लाख कहां से आया? आपका क्रेडिट कितना है? हाँ नहीं, क्रेडिटर है कितना? बुक्स क्वेश्चन में देखो, ये देखो क्वेश्चन देखो, ये देखो मिला क्रेडिटर। आपने एंट्री में 40 लाख डेबिट किया, कितना बच गया? 60 लाख। ठीक है, हाँ तो मैं कहां पे था? ये टोटल बता दो कितना आया? 3 करोड़ 6 लाख। 3 करोड़ 6 लाख। क्या ये समझ में आया तुमको? बराबर ना? ये हो गया टोटल। अब असर की बात करते हैं। क्या हुआ? फर्स्ट अगर नॉन करंट असेट, इसमें आप बता पीपी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसका नोट बना देते हैं अपन। लास्ट नोट था 3, तो ये 4 हो गया। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ खास तो था नहीं। तो देखिए आपका जो पीपीई था कितना था पहले? 2 करोड़ का, 2 करोड़ 50 का था, फिर 50 कम किया तो 2 करोड़ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में पीपीई आया ही नहीं है, बराबर ना? तो आप सीधा दूसरा 2 करोड़ लिख दो। बोली समझ में आया? उसके बाद क्या कोई इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या क्या बच गया बताओ जरा? इन्वेस्टमेंट है तो आएगा ना, इसे बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया तुम्हारा नॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख देते, कितना है? 19 लाख। मार्केट वैल्यू पे लेके गया तो 19 लाख था, 20 लाख था, 1 लाख से कम किया तो बेटा 19 लाख ये हो गया। 20 लाख था ना? एंट्री पास की, एंट्री चेक करो, एंट्री में डेबिट किया, माइनस कर लो। चलो उसके बाद क्या है? करंट असेट है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएगा करंट असेट। क्या क्या करंट असेट में? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्टमेंट? वो आपने नॉन करंट मान लिया। और क्या है? बस कुछ नहीं, सिर्फ करंट असेट दे रखा है। चलो अब सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा वो देखो, मैं नोट बना देता हूँ इसका। ये आपको असेट दे रखा है, करंट असेट, बराबर ना? गिवन कितना दे रखा है आपको? 2 करोड़। 2 करोड़। आपने उसका वैल्यू कम किया कि बढ़ाया? कम किया, तो माइनस रिडक्शन में यहां पे लिख रहा हूं, रिडक्शन। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए यहां पे पूरा लिख रहा हूं। कितना आपने कम किया? 1 करोड़ 10 लाख। बेटा कितना बच गया? 90 लाख का। ये 90 लाख का बच गया तुम्हारे पास में। अब इसके अलावा तो करंट इसमें कुछ है नहीं। बट वेट, आपके पास कैश आया कि नहीं आया? कैश भी तो असेट में आएगा, और कहां पे होता है? करंट असेट में होता है। तो अब इसमें कैश का भी आप ट्रीटमेंट ऐड कर लीजिए। आप चेक कीजिए एंट्री में कहां कहां पे कैश आया और गया।
तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बट है। 3 लाख चला गया, आया कुछ भी नहीं। तो ये भी तो करंट असेट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे, जो आपने क्या किया, 3 लाख का टैक्स पे की ना, टैक्स पेड कैश। 3 लाख, तो बेटा कितना आ गया, 87 लाख। ठीक है, क्या हुआ का टोटल, अच्छा हाँ, ये 87 लाख आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया? आपको समझ में आ गया, इससे मैं लिखता हूं इंक्लूडिंग कैश। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 करोड़ 60, 6 लाख ना। बोलो समझ में आया? और ये बैलेंस क्या हो गया अपना, मैच। फिर कैश का था, तो आपका कीजिए, यहाँ पे एंट्री लिखी थी ना ये वाली कैश वाली, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए करंट असेट, ताकि आपको याद रहेगा ये करंट असेट में था। तो आपने जो एंट्री लिखी थी उसमें लिख दीजिए करंट असेट। ठीक है, तो बताओ बैलेंस शीट बनानी आएगी नहीं आई? सिंपल है, जो पुराना बैलेंस शीट था उसके अंदर जो आपने एंट्री पास किया उसका ओवरऑल इफेक्ट दे दो, हिसाब खत्म हो गया बस। बाकी जब अपन बैलेंस शीट चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी अपन बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, अपन सब एंट्री पास करेंगे। जब वो चैप्टर हो जाएगा तो मैं आपको सारा दे दूंगा बना के कि ये देखो इस हिसाब से होता है। तो अभी के लिए सिर्फ क्या करनी है, अपने को जनरल एंट्री सीखनी है। अंडरस्टूड? चलिए, तो आप एक बार के लिए कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी किया आपने? चलिए आगे चले। तो ये अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्थ लिमिटेड had laid down the following terms upon the sanction of the reconstruction plan by the court। तो ये इसका कोर्ट से अप्रूवल मिला है। फर्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर which stood at the book at 1,50,000 to be written down to 95,000। जो आपका फर्नीचर है उसका वैल्यू बुक में कितना दिख रहा है, 1.5 लाख रुपया। उसका वैल्यू कम करके कितना करना है, समझ में आया? तो कितना वैल्यू कम हो गया, 55,000। तो क्या एंट्री होगी बताओ? And there will be capital reduction account debit। टू फर्नीचर अकाउंट 55,000 से। बोलो समझ में आया ये वाला? एनीवन किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलिए, ये फर्स्ट का पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट है इसमें। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला। द फ्री होल्ड प्रीमाइसेस व्हिच वाज वैल्यूड एट ₹7 लाख शोड इन द एप्रिसिएशन ऑफ 55,000। आपका फ्री होल्ड प्रीमाइसेस था, उसका एप्रिसिएशन हुआ है, कितना एप्रिसिएशन हुआ है, 55,000। तो डायरेक्ट एंट्री पास कर ले। तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैपिटल रिडक्शन 55,000। तो ये पहले पॉइंट के 2 पॉइंट समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी शोड इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ 89,000। ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, फॉल हो गया, कम हो गया। कितना कम हुआ है, 89,000 का। तो चलो इसकी एंट्री देखिए। प्लांट ना, प्लांट एंड मशीन कितना कम हुआ था, 89,000।
तो उसमें 2 पॉइंट थे, तो ये फर्स्ट हो गया इसका। Investment and 2 lakh was brought down to the existing market value at 1,05,000. So इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 2 लाख, आपको उसकी वैल्यू कम करनी है। कितनी कम करनी है? 1,05,000 पे लेके आने का है। तो कम कितना हुआ? 95। आप साथ में भी कर सकते थे, बट मैं अलग कर रहा हूँ, बाद में साथ में करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना था? 95,000। बोलिए समझ में आया ये वाला? यस सर। डिबेंचर होल्डर एक्सेप्टेड टू रिसीव द फॉलोइंग इन लिeu ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिबेंचर ऑफ 2,50,000। ए बी एंड सी तीनों पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले समझिए, आपका कुछ डिबेंचर होल्डर है, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है कि उनको 9% डिबेंचर 2.5 लाख के जो इनके थे उसके बदले ये दे दो। ठीक है, क्या बोला? फर्स्ट 1/5 ऑफ द टोटल डेट टू बी पेड कैश टू देम। तो 1/5 वाले क्या बोला? हमको कैश में पे करो। टू टेक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू 72,000। कुछ बोले कि हमको लैंड एंड बिल्डिंग दे दो। और क्या बोले? टू फॉरगो द रिमेनिंग अनपेड पोर्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बाकी बचे हुए बोले पैसा नहीं चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे देखिए डिबेंचर कम हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे हैं, पूरे कम हो रहे हैं। हाँ, तो 9% डिबेंचर जो लायबिलिटी थे उनको डेबिट कर लो। सो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या ये तुमको समझ में आया? अमाउंट होगा 2,50,000। अब 2 में हम कैश पे कर रहे हैं 1/5। तो बेटा 2,50,000 का 1/5 करो, 50,000। ठीक है, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, कितना वैल्यू था अपना लैंड एंड बिल्डिंग का? 72,000। अब रिमेनिंग बोल रहे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, चलेगा तो कैंसिल कर दो। तो वो फायदा हो गया। कितना होता है? 1,28,000। अरे समझा क्या? ये हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। बस 3 ही पॉइंट थे, आगे कुछ बोला है। राइट ऑफ द P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ 70,000 विच हैड बीन एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। तो अपने को डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट राइट ऑफ करना है। सो एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 70,000। उसके बाद आगे क्या बोला वो भी देख लेते एक बार। In case of any shortfall, the balance of the general reserve of 1,50,000 can be utilized to write off the losses under reconstruction scheme. अब ये बताए, अगर तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कम पड़ा लॉसेस राइट ऑफ करने में, मतलब पता चला कि हमने ज्यादा यूज कर लिया, समझ में आया? इस बार कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो रहा बल्कि कम पड़ रहा है, तो उस केस में अपने पास में क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व पड़ा है, उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले तो चेक करते हैं कितना शॉर्टफॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो दिक्कत की बात नहीं है, बट हुआ होगा तो दिक्कत की बात है। तो पहले चेक करते हैं कितना शॉर्टफॉल हो रहा है। तो कैसे उठाइए? पहले डेबिट है 55, फिर क्रेडिट है 55, जीरो हो गया ये तो। फिर 89 डेबिट है, फिर 95 और डेबिट है। करो 89 प्लस 95, 185। उसमें से 128 माइनस हो गया, तो अभी भी डेबिट में बचा है। और 70,000 और डेबिट है, प्लस कर दो। 126,000 डेबिट में बच रहा है। पॉजिटिव है ना, तो डेबिट से शुरू तो डेबिट में बच रहा है 126,000, क्योंकि बचना कहाँ पे चाहिए? क्रेडिट में, तभी तो कैपिटलिज्म में आएगा। इसका मतलब इस बार कैपिटल रिडक्शन में अपने को लॉस हो गया। क्या हो गया है? रिकंस्ट्रक्शन में भी लॉस होकर आगे भाई साहब। अब क्या किया जाए? तो बोला अगर कुछ लॉस से क्या करना है, तो बोलते अपने पास में क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व, उसके साथ उस लॉस को सेटअप कर लो। तो अब जो भी बैलेंस बचा था कैपिटल रिडक्शन का, तो वो डेबिट था, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू कैपिटल रिडक्शन 1.5 लाख का बैलेंस पड़ा है अपने पास में, अपने को सिर्फ 1,26,000 चाहिए, तो ले लो। और ऊपर क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे ऊपर? ऐसा। अब समझिए कैसे आया, मैं यहां पर लिख देता हूं कैसे आया।
कि सबसे पहले हमने यहाँ पे 55 का डेबिट था, फिर वापस क्रेडिट हुआ 55 का, फिर वापस डेबिट हुआ यहाँ पे 89,000 का, फिर वापस डेबिट हुआ 95,000 का, फिर यहाँ पे क्रेडिट हो गया भैया, ठीक है, 1,28,000 का, और फिर डेबिट हो गया 70,000 का। इस तरह से बच गया 1,26,000 डेबिट साइड का। किस तरह बच गया? डेबिट साइड। अब डेबिट को ट्रांसफर करना तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब समझिए, अगर आपने कैपिटल रिजर्व लिखा तो कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और रिजर्व कांट बी नेगेटिव। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो सकता है, डेबिट हो सकता है, कोई भी रिजर्व नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर उसके पास में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था कैपिटल रिजर्व तो डेबिट कर सकते हो, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, तो अब डेबिट किसको करेंगे? कैपिटल रिजर्व कर सकते। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला, किसको करने का है? जनरल रिजर्व को, क्योंकि उसके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, तो 1.5 लाख का पड़ा है, तो आप सामने कितना डेबिट कर सकते हो? 1.5 लाख। कितना करना है अपने को? 1,26,000। कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आराम से हो जाएगा, फिर भी बच जाएगा। हाँ, बचने दो, अपने को बैलेंस शीट वगैरह पूछी नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो फिर।
चलिए हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ही अपन ने कुछ एंट्रीज पास कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपको इधर ही करना है अभी, ठीक है, क्लास में, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया या आपने कितना सीखा, ठीक है। वैसा ही जो अभी अपन ने किया सेम वैसा ही है। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2011, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में यू हैव नेगेटिव बैलेंस। तो अब देखो नोट दे रखा है, तो यू कैन रेफर दिस नोट। शेयर कैपिटल में इतने शेयर्स थे इक्विटी के, इतने प्रेफरेंस के शेयर्स थे, रिजर्व एंड सरप्लस में इतना डेबिट बैलेंस ऑफ ये है प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म बोरिंग 6 लाख का है, इसमें आपका 10% डिबेंचर है। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग में यू है बैंक ओवरड्राफ्ट। टोटल हो गया। असेट में यू है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 30 लाख का, एंड दिस इज योर लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन, 2 चीज है। उसके बाद यू हैव इंटेंजिबल असेट 90,000 का, उसमें गुडविल है। उसके बाद करंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब दे रखा है, ठीक है टोटल। अभी ये रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम हुआ है। On the above date, the company adopted the following scheme of reconstruction. First, the equity share are to be reduced to ₹40 each. तो आप देखिए इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो, कितना हो रहा है 40 रुपए, तो तुमको एंट्री आती है इसकी, बराबर है। Each fully paid up and the preference share are to be reduced to fully paid up of ₹75 each. तो आप fully paid up शेयर का वैल्यू कितना कर रहे हो, 75 कर रहे हो। The debenture holder took over the inventory and trade receivable in full satisfaction of their claim. तो डिबेंचर जा रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल पूरा ले रहे हैं। थर्ड, द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 30%, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 30% से बढ़ा दो। एंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डेप्रिशिएट करना है, कितना करना है, 30%। द डेबिट बैलेंस ऑफ द पीएनएल अकाउंट एंड इनटेंजिबल असेट टू बी एलिमिनेटेड, आपको इनटेंजिबल असेट और क्या बोलते हैं पीएनएल अकाउंट को गायब करना है, हटा देने का है। एंड लास्ट में द एक्सपेंस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 5,000, चाय पानी का खर्चा कितना हुआ, 5,000। आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट तो नहीं ड्रॉ करनी है, वो भी नहीं करेंगे, सिर्फ एंट्री पास करनी है। 5 टोटल चीजें हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास वर्क, मतलब आपको क्लास में ही करना है, घर पे करने के लिए अलग से आपको मिलेगा होमवर्क, वो घर पे करने को आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपको करना है वो क्लास में करना है। उसके बाद एमसीक्यूज भी होंगे अपने, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है आपके, ये होमवर्क सेक्शन है, और यहाँ पे जो है आपका क्लास वर्क का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ठीक है, ये रहा। पीडीएफ है मोबाइल में, सबके पास है, निकालिए और शुरू कीजिए। भेजा ना, नहीं तुम्हारे पास, देखो ग्रुप में भेजा है, ठीक है। जो फाउंडेशन वाले हैं उनके फाउंडेशन ग्रुप में है, जो इंटर वाले हैं उनके इंटर ग्रुप में है, तो भेजा है, आप चेक कीजिए। ठीक है, किसी के पास नहीं तो मुझे बता दो, मैं भेज देता हूँ। नहीं है तुम्हारे पास में, और देखो कौन ग्रुप में नहीं है, इनको भेज दो। चलिए, तो आपने कर लिया होगा राइट। कितना आंसर आया इसका, 85,000। आई होप ऑनलाइन वालों का भी 85 आया होगा। चलो एक बार अपन चेक कर लेते हैं क्या क्या किया अपन ने, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन बराबर है, दैट इज जो 24 लाख 9,60 एंड 14,40,000। सेकंड इज जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 लाख का टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9 लाख का, और टू कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा, 3 लाख का। फिर अगर डिबेंचर वाली बात करूँ तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री टू ट्रेड रिसीवेबल एंड टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। डिबेंचर में 6 लाख, इन्वेंट्री में 2,60,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000 और कैपिटल रिडक्शन में कितना आएगा 60, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर वैल्यू बढ़ाया है आपने तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा 3,60,000। अच्छा, आपने अगर प्लांट एंड मशीनरी कम किया है तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना 5,40,000, और चाय पानी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कितना आएगा 5,000। फिर गुडविल और पीएनएल को राइट ऑफ कर लो, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है, 90,000 और 14,40,000 बराबर है। एंड लास्टली जो बैलेंस बचा उसको ट्रांसफर कर लो कैपिटल रिजर्व में, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 85,000। बोलिए किसी को भी इसमें डाउट है
तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट पूछिए तो बैलेंस शीट तो बना सकते हो आप लोग, तो बनाओ, एक बैलेंस शीट तो बनाओ, कि नहीं बनानी है? चलो एक काम करते हैं, मैं इसको बना देता हूँ, बट मैं टी फॉर्मेट में बनाता हूँ फटाफट, और फिर क्या बोलते हैं, आप उससे दूसरी बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, एक बार बना देते हैं अपन हल्की सी। ये देखिए, ये बैलेंस शीट ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा मत बनाना। चलो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ, कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल थी तुम्हारी? 24 लाख। फिर आपने डेबिट कर ली, फिर वापस क्रेडिट की, कितनी क्रेडिट हुई है? 9,60,000। तो ये 9,60,000 से ही आ गया। फिर प्रेफरेंस कैपिटल, पहले डेबिट किया आपने पूरा, फिर वापस क्रेडिट भी किया, कितना किया? 9 लाख। चलो फिर रिजर्व में किया कैपिटल रिजर्व, कितना कैपिटल रिजर्व आएगा? 85,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह कुछ है, लोन वोन नहीं है। ट्रेड पेबल आएगा, कितने ट्रेड पेबल थे देखो, चेक करो, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, तो 3 लाख 3 लाख आ गया। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है? बैंक ओडी, क्या हमने उसको छेड़ा है? तो यू का यू लिख दो, कितना आएगा? 6 लाख। ठीक है, अब असेट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है? पीपी तुम्हारे पास में, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, तो आपने उसको एप्रिशिएट किया है कि डेप्रिशिएट किया है? एप्रिशिएट। तो पहले कितना था? 15, पहले 12 था, अभी कितना हो गया? 15,60,000। चलो उसके बाद क्या है तुम्हारे पास में? प्लांट एंड मशीन। कितना वो डेप्रिशिएट किया, कितना वैल्यू बच गया? 12,60,000। चलो ये लैंड एंड बिल्डिंग का। और कोई एसेट है क्या सर? और तो कुछ नहीं है बेटा, कैश एंड बैंक तो आएगा ना? हाँ, कैश एंड बैंक कितना था? ओपनिंग कुछ था 30,000, उसके बाद एंट्री में कहीं पे आया है? आया है 5,000 का, कितना बच गया? 25,000। चेक करो, 28,45,000 बराबर है। अब अगर अपन इसको वो फॉर्मूला बनाएंगे जो बैलेंस शीट का होता है शेड्यूल 3 का, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, उसमें दोनों कैपिटल ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो डायरेक्ट ट्रेड पेबल सीधा आएगा, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और टोटल आ गया। क्या ये चारों हेडिंग समझ में आई? अब असेट में ये दोनों कहां पे आएंगे? पीपी, और ये कहां पे आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। खत्म, और टोटल टैली हो गया। क्या ये आपको समझ में आया बैलेंस शीट? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो क्या बैलेंस शीट आप घर पे बनाओगे? होमवर्क में ट्राई करना है एक बार, ठीक है? ये आपको करना है तो लिख दो, दिस इज OFU। इसका मतलब होता है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए OFU और बना दीजिए, मतलब नॉट फॉर एग्जाम। OFU, ओपो, ठीक है। ट्राई करना, आप एक बार कॉपी कर लो इसको। चलिए, हुआ? हो गया? बताइए।